बहुत शौक था मुझे औरों का फ़िक्र करने का। बहुत शौक था मुझे औरों का फ़िक्र करने का। होश तो तब आया जब मुसीबत में कोई फ़िक्र करने वाला नहीं मिला। यानी होश तो तब आया जब मुसीबत में कोई फ़िक्र करने वाला नहीं मिला। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर हम पढ़ेंगे आज न्यायपालिका। ठीक है, उसके अंदर हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या क्या कौन कौन से होते हैं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय क्या है, जिला न्यायालय क्या है, लोक अदालत क्या है। ठीक है, अलग अलग प्रकार की अदालतें पढ़ेंगे। इसके अंदर बहुत ही अच्छी चीज़ें, प्यारी चीज़ें ये रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है न्यायपालिका से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अंदर कितने न्यायाधीश होते हैं, उसका प्रेसिडेंट के अंदर न्यायमूर्ति कौन है, ठीक है, सीजीआई कौन है, आपसे उसकी योग्यता पूछी जाती है, उनके बारे में मतलब आपसे अनेक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इस प्रकार से हमें डिस्कस करने को मिलते हैं। वेतन कितना है, पत्ता क्या, योग्यता क्या है, शपथ क्या है, हटाया कैसे जा सकता है, कौन सी प्रोसेस है, किस किस प्रकार, कौन सी अनुच्छेद में इसका जिक्र है। आपने देखा होगा भी हमारे संविधान के अंदर, हमारा संविधान है जो भारत को मतलब एक संघात्मक रूप देता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं हम, कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका, सॉरी, विधायिका और कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखा गया है। यानी हमारे देश के अंदर न्यायपालिका, एक स्वतंत्र न्यायपालिका की एक व्यवस्था की गई है, ताकि हमारे देश की अखंडता को बनाया जा सके। कार्यपालिका न्यायपालिका पर हावी होकर मतलब अपने तानाशाही शुरू न कर दे। इस प्रकार से हमारा संविधान के अंदर जो न्यायपालिका की प्रणाली है, वो हमारी न्यायपालिका जो प्रणाली है वो अमेरिका से ली गई है। आपको पता होना चाहिए कहाँ से ली गई है, अमेरिका से। जिसके अंदर सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट को बैठाया गया है, उसके बाद हाई कोर्ट आते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, और उसके बाद अन्य, ठीक है, अन्य कोर्ट आते हैं। तो न्यायपालिका के अंदर, ठीक है, तो हम जिक्र करेंगे किसका, न्यायपालिका का। और न्यायपालिका जो हमारी है वो किससे अलग है, कार्यपालिका और विधायिका से। विधायिका आप बोलते हो, संसद बोलते हो जिसको, जिसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। कार्यपालिका यानी जिसके अंदर आपके राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्री आते हैं, तो इनको कार्यपालिका कहा जाता है। ये लोग, इनसे अलग रखा गया है, हमारी न्यायपालिका को अलग रखा गया है, ताकि ये स्वतंत्र रहे, ठीक है, अपने स्वतंत्र अपने फैसले सुनाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर इनके साथ में ये इसके ऊपर हावी हो जाए तो क्या होगा, फिर इनके हिसाब से कार्य करेंगे और ये तो अपने हिसाब से कार्य करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि सरकार जिसकी होती है फिर वो अपने हिसाब से कार्य करवाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं तो फिर इन मंत्रियों को, राजा को, इनको तो फिर क्या होगा, सजा ही नहीं हो पाएगी, ये गलत कार्य करते रहे। तो ये हमारे देश की न्यायपालिका। न्यायपालिका में हम जिक्र करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। किसका जिक्र करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करते हैं, ठीक है। यानी हम उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र करेंगे, उच्चतम न्यायालय का हम जिक्र करेंगे, ठीक है। उच्चतम न्यायालय हमारे देश के अंदर क्या है, एक उच्च न्यायालय जो है, सॉरी, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट क्या गठन किया गया आपको पता है। देखो इसके अंदर हमें क्या है, इसका जिक्र अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक मिलता है, ठीक है, 124 से 147 तक मिलता है। ठीक है, कहाँ तक मिलता है, 124 से 147 तक किसका जिक्र मिलता है, सुप्रीम कोर्ट का। मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमारे संविधान में दर्शाया गया है किस प्रकार से इसका गठन होगा, योग्यता क्या हो सकती है, क्या होगी, ऐसी ऐसी चीज़ें जो है इसके अंदर बताई गई, ठीक। तो उच्चतम न्यायालय, अब इसकी बात करते हैं हम, थोड़ा सा प्यार से अच्छे से समझना शुरू करेंगे भी न्यायपालिका, हमारे देश की न्यायपालिका क्या है और सुप्रीम कोर्ट क्या है। सुप्रीम कोर्ट के कितने जज होते हैं, इसका गठन कब और कैसे किया गया था,
आपको मैं सबसे पहले बता दूं, सबसे सर्व हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो हम जिक्र किसका करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करेंगे, यानी उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम यानी सर्वप्रिय है, सुप्रीम है ना, उच्चतम, उसका जिक्र करेंगे, यानी सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र करेंगे। इसका जिक्र कहाँ से है? तो आर्टिकल आप कहोगे जी अनुच्छेद 124 से 147 तक है। 124 से 147 तक एक एक चीज़ को अच्छे से डिस्कस करना है, ठीक है। सर्वप्रथम जब हमारे देश के अंदर 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपको पता है 1774 में कोलकाता में एक कोर्ट की स्थापना की गई थी, ठीक है, नॉर्मल। उसके बाद 1800 में क्या मद्रास में की गई थी, 1823 के अंदर वो मुंबई के अंदर की गई थी, तो उनकी बात छोड़ो, उसको बाद में हाई कोर्ट बना दिया था 1828 के अंदर, 1823 में। उसके बाद क्या होता है देखो, 1935 का एक अधिनियम आता है, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम, शासन अधिनियम, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935। तो 1935 की हमने देखा भी होगा, इसको एक मिनी संविधान या छोटा संविधान के रूप में भी, मतलब वो तो जो संशोधन के अलावा अगर जाना जाए तो 1935 में बहुत सी चीज़ें ली गई है, बहुत सी ज़्यादा प्रभाव, सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे संविधान पे किसका है? तो इस अधिनियम का है, ठीक है। तो 1935 के अधिनियम के तहत 1935 के अधिनियम के तहत अक्टूबर 1937, हाँ अक्टूबर 1937, अक्टूबर 1937 में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है। फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है कहाँ पे? कलकत्ता में। अब तो कोलकाता है, वो कलकत्ता में स्थापित होता है। फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय जो हमारा है वो की स्थापना की जाती है। फेडरल कोर्ट इसलिए कहा जाता था, इसको सर्वोच्च न्यायालय इसलिए नहीं, सर्वोच्च का मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। सर्वोच्च का मतलब क्या? इससे ऊपर कुछ नहीं है, या उच्चतम मतलब लास्ट सीमा है जो। फेडरल का मतलब यहाँ पे ये है क्योंकि जिस समय हमारा देश जो था, ब्रिटिश जो था, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के कब्जे में था, इसके लास्ट फैसले यानी यहाँ पर कुछ होता तो इसको कहाँ सुना जाता था? तो लंदन के अंदर इसकी सुनवाई होती थी, यानी इससे भी ऊपर कहाँ? लंदन में कोर्ट था, फेडरल कोर्ट कह दिया इसको, है ना। तो फेडरल उनकी स्थापना की थी 1937 में। फिर क्या होता है, ये दिल्ली में चला जाता है, और जब हमारा देश आज़ाद होता है 1947 में, और हमारा संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 में। संविधान लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 में, सबको पता है। संविधान लागू के 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को हमारे देश में किसकी स्थापना होती है? सुप्रीम कोर्ट की, जो 1950 में बनाया गया था, और वो तिलक रोड, तिलक मार्ग पे है, और दिल्ली में स्थापना की गई है उसकी, ठीक है, जो कहाँ है? दिल्ली में। क्लियर है? तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है? तो 28 जनवरी 1950 को होती है। हमारे देश में संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को होता है, लेकिन उसके 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है, ठीक है। क्या बनाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है। क्लियर है? ये तो बात हो गई 1950, ये हो गई उसको। सुप्रीम कोर्ट है या न्यायपालिका कहाँ से ली गई है? तो आपसे पूछे तो आप कह देना अमेरिका के संविधान से ली गई है, उसकी व्यवस्था अमेरिका के संविधान से ली गई है। आपसे पूछे सुप्रीम कोर्ट को और क्या कहा जाता है, तो आप कह दो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का गार्डियन, मौलिक अधिकार कह रहा हूँ, अधिकार का संरक्षक कहा जाता है, रक्षा करने वाला कहा जाता है, गार्डियन कहा जाता है, ठीक है। और संविधान का रक्षक भी कहा जाता है, यानी संविधान का रक्षक, ठीक है। या संविधान का रक्षक या मौलिक अधिकार का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर रहेगा सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है ना। यानी अमेरिका के संविधान मौलिक अधिकार
संविधान का रक्षक। कहाँ से कहाँ तक जिक्र है? 124 से लेकर 147 तक, 124 यानी 124 से 147 तक इसका जिक्र है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अक्टूबर 1937 में क्या किया गया था? फेडरल कोर्ट कलकत्ता में स्थापित किया था। इसे भी बाद में पता ही आपको दिल्ली लेके आया गया था, ठीक है। और इस दिल्ली के अंदर इस फेडरल कोर्ट को, बाद में इस फेडरल कोर्ट को दिल्ली में ला के आया था। और इस फेडरल कोर्ट को ही क्या बनाया गया था? 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का दर्जा दिया गया था। 28 जनवरी 1950 को किसका दर्जा गया? फेडरल कोर्ट को ही 1950 में किसका दर्जा दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट का। अब क्योंकि हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला होता है, ठीक है, उसके अलावा हम कहीं पे भी जाके अपील नहीं कर सकते। उस सुप्रीम कोर्ट का को किसी भी दूसरे कोर्ट के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती, इसीलिए इसे सर्वोच्चतम न्यायालय कहा जाता है। और इसको हम क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। सुप्रीम, ठीक है ना, सुप्रीम पावर भगवान को जैसे बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये तो हो गई छोटी छोटी बातें, क्लियर हो गई बात? गठन पता चल गया आपको? लिख ही देता हूं गठन। किस आर्टिकल 124 के अनुसार क्या होगा? भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के अनुसार होगा? तो 124 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है। और इसके अंदर कितने जज होंगे, ठीक है, यह कहाँ पर स्थापित किया गया है तो आपको पता है। और ये इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 की होती है, ठीक है। कहाँ होती है? दिल्ली में है, क्लियर हुई। इसके अंदर अगर हम न्यायाधीश की संख्या की बात करें, न्यायाधीशों की संख्या इसमें कितनी है रे? न्यायाधीशों की संख्या, तो न्यायाधीश इसके अंदर सर्वप्रथम अगर मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान में कितना जिक्र है? तो मूल संविधान में इसका जिक्र है 1+7 यानी टोटल 8 न्यायाधीश का, ठीक है। यानी एक क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI है, मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। और 8 क्या है? 7 क्या है? अन्य न्यायाधीश है। तो हम किसकी जिक्र करते हैं? 7 तो अन्य न्यायाधीश थे। मूल संविधान का हम जब जिक्र करते हैं तो ये बात आती है। अब हम जिक्र करते हैं अगर आज की बात करें, इससे पहले 2008 के अंदर बार बार इसको बदला गया। 2008 के अंदर इसकी संख्या कितनी थी? 31। कितनी संख्या थी? 31। 2008 में इसकी संख्या 1+30 की गई थी, यानी 1 तो मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। 2019 के अंदर फिर इसका संविधान में संशोधन करके इसकी संख्या कितनी कर दी गई है? 34, यानी 1+33, ठीक है। क्योंकि समय समय पे देखा जाता है भी इतने विषय भी क्या होता है भी आपकी जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है। मूल संविधान में क्या था? जजों की संख्या कम थी, इसलिए जस्टिस थे या जज थे या चीफ जस्टिस थे या न्यायमूर्ति थे या न्यायाधीश बोलते हैं आप, है ना। तो उनकी संख्या कम इसलिए थी क्योंकि उस समय जनसंख्या भी बहुत कम थी और इतने मामले भी ज़्यादा नहीं आ रहे थे। धीरे धीरे देखा गया जैसे जैसे जनता अवेयरनेस जनता में आती जाती है, लोग अपराध के प्रति मतलब आवाज़ उठाने लगे हैं, सारा कुछ ऐसे वैसे करने लगे हैं, तो क्या हो गया भी लोगों को ज़्यादा कानून आने लगा है आजकल, है ना। तो 8 न्यायाधीश से समय समय पर इनको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है उसके हिसाब से बढ़ाया। 2008 में बढ़ाया था, अब 2019 में बढ़ा दिया, देख लो 10-11 साल बाद फिर बढ़ा दिया। तो 31 थी, 30+1 जरूर, ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम का मतलब है अधिकतम संख्या है ये, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, कम तो रहते हैं। जैसे आज हमें 34 का जिक्र कर रहे हैं लेकिन 29 हाल फिलहाल है वहाँ पे, ठीक है। तो 2019 में 34, 33+1 यानी 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश आज हैं, ठीक है ना। 33 अन्य। इन संख्या बढ़ाना और घटाने का अधिकार किसको? न्यायाधीशों की संख्या। न्याय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 33+1 34 वाला, ठीक है। मच्छर भी खा जाते हैं भैया। 33+1 34 वाला, यानी आज 2019 के बाद की बात करें, आज तक, आज जिस दिन आप क्लास देख रहे हो आज तक 2022 की बात है ना, आज तक
34 ही है अभी तक तो, ठीक है, 34 मैक्सिमम मैं ये बता रहा हूँ। और न्यायाधीश की संख्या में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संख्या में परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास है। अधिकार है संसद के पास है, संसद के पास है। यानी न्यायाधीश है ये 34 को अब 36, 38, 40 कर सकता है। तो वो कौन कर सकती है? आपकी पार्लियामेंट कर सकती है। यानी संसद, लोकसभा, राज्यसभा ही जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं? न्यायाधीशों की संख्या को बदल सकते हैं। यानी 2008 में बदला था और उसके बाद 2019 में भी बदला है। देखो बढ़ा दी है ना संख्या, 4 कितनी बढ़ा दी? 3 बढ़ा दी। 31 और 3 34, 3 संख्या बढ़ा दी गई है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय होगा 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। न्यायाधीशों की संख्या इसके अंदर इतनी है। मूल संविधान में 8 थी। मूल संविधान में कितनी थी रे भैया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं। और न्यायाधीशों की जो संख्या है उनमें घटोतरी बढ़ोतरी करना है भाई, तो कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? संसद कर सकती है ना। अब नियुक्ति की बात करें, न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है भैया? अरे बोलो, कौन करता है नियुक्ति? नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति, ठीक है, बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग सी बात है नियुक्ति की। कुछ भी नहीं याद करना है इसमें आपको। अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है इसका, इसकी योग्यता क्या होती है, ठीक है। नियुक्ति से पहले की योग्यता की बात करूंगा मैं। हाँ, पहले क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, फिर नियुक्ति की बात करेंगे। देखो, एक तो ये भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए भैया, भारत का नागरिक होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात है 5 वर्ष की, और यह है 10 वर्ष की। भाई या तो 5 वर्ष किसी वर्ष हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में जज रहा हो, या न्यायाधीश कह सकते हो, जज रहा हो, या दोनों में से एक होनी चाहिए, ठीक है ना। या 10 वर्ष किसी न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में वकालत की हो या वकील रहा हो, ठीक है। या तो 5 वर्ष भाई जज रहा हो, सुप्रीम कोर्ट में जज तो फिर बनाने की बात ही कर रहे हैं हम। यानी मुख्य जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यता चाहिए वो क्या होती है? अभी 5 वर्ष उच्च न्यायालय में जज रहा हो, ठीक है, या 10 वर्ष उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में वकालत की, वकालत तो कर ही सकते हैं मान लो, ठीक है, वकालत की हो। और एक तीसरी बात और है, तीसरी बात ये है भी, वह राष्ट्रपति की नज़र में, राष्ट्रपति की नज़र में विधि का ज्ञाता हो, यानी कानून का पूरा जानकार चाहिए राष्ट्रपति। आज तक यहाँ से कुछ भी नहीं बना, इस क्वालिफिकेशन को नहीं देखा गया कभी भी, ठीक है, लेकिन ये शब्द लिखा हुआ है कि वह राष्ट्रपति की नज़र में विधि का ज्ञाता हो। भी कोई ऑब्जेक्शन कर दे, मैं बनना चाहूँगा, राष्ट्रपति कहते चल तेरे को जानकारी नहीं है कानून की, मैं नहीं जानता भी तुम कितना का बढ़िया वकील है या बढ़िया जज है, ठीक है ना। तो मेन चीज़ ये इसलिए जोड़ा गया, मान लो है भारत का नागरिक हो, 5 वर्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि 5 वर्ष तो ये जज रहना चाहिए, और 10 वर्ष क्या होना चाहिए? या, इस शब्द को भी याद रखना, या,
ठीक है, तो वो क्या है, मुख्य न्यायाधीश बन सकता है या अन्य न्यायाधीश भी बन सकता है। मुख्य न्यायाधीश बनता है और अन्य न्यायाधीश बनता है, क्यों बनता है और कौन उसकी अपॉइंटमेंट करता है, ये बात पढ़ते हैं हम नियुक्ति में। तो नियुक्ति में ये अगर योग्यता रखता है तो उसको नियुक्त किया जा सकता है, उसको नियुक्त किया, कंपलसरी नहीं है अभी 5 वर्ष दुनिया भर के घूम रहे हैं यार, है ना, दुनिया भर के घूम रहे हैं, अब किस किस को मुख्य न्यायाधीश बनाएगा, न्यायाधीश बनाएंगे। तो नियुक्त जो है वो कौन करता है, तो नियुक्ति के नाम पे आपको एक शब्द सुनने को मिलता है, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश सीजीआई, मुख्य न्यायमूर्ति कह सकते हो, न्यायाधीश कह सकते हो, वह अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, यानी मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, यानी 34 के 34 किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति इसके अंदर अपनी नहीं चला सकता, क्योंकि अगर राष्ट्रपति नियुक्त करता तो राष्ट्रपति किसका, जिसकी सरकार, सरकार किसकी, जिसमें लोकसभा में बहुमत, लोकसभा में बहुमत उसकी सरकार, उसका राष्ट्रपति, और उनका ही राष्ट्रपति, उनका प्रधानमंत्री, उनका ही फिर क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया, सुप्रीम कोर्ट के सारे जज इनके हो गए, तो भैया पंगा पड़ जाएगा, फिर तो कहाँ न्याय रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर ये राष्ट्रपति का नाम पे ही किया जाता है, लेकिन आपने एक सुना होगा कोलेजियम पद्धति, कोलेजियम पद्धति सुना होगा, ठीक है, पद्धति, कोलेजियम पद्धति। इसके अंदर 5 सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, 5 सदस्य। एक तो इसके अंदर मुख्य न्यायाधीश होता है, न्यायाधीश होता है, ठीक है, और उसके बाद 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं, क्लियर। यानी टोटल सदस्य कितने होते हैं इसमें, 5 सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, 5 सदस्य। 5 सदस्य ये जिसका नाम देते हैं ना, ये कोलेजियम पद्धति के अंदर ये 5 सदस्य जिसका नाम देते हैं, जिसका नाम देते हैं, जिसका नाम, वो क्या बनता है, वो न्यायाधीश बनता है भैया, ठीक है, वो न्यायाधीश बनता है। ये 5 सदस्य नाम भेजते हैं किसके पास, राष्ट्रपति के पास, किसके पास भेजते हैं, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उसको क्या बना देते हैं, न्यायाधीश। लेकिन राष्ट्रपति के पास एक ऑप्शन ये भी है, वो इस नाम को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ठीक है ना, एक बार कहते पुनर्विचार कर लो यार, थोड़ा सा देख लो, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं कर सकता, दोबारा ये सदस्य फिर उसका नाम राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, तो राष्ट्रपति बाध्य है कि उसको ही न्यायाधीश बनाएगा, क्लियर हुआ ना। यानी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, मान ली बात, ठीक है, करता राष्ट्रपति है, नियुक्ति राष्ट्रपति के नाम पे ही होती है, लेकिन रियल में जो नियुक्ति होती है वो वहीं से की जाती है, उसके अंदर बैठी हुई जज के द्वारा ही की जाती है, न्यायाधीश के द्वारा ही की जाती है। उसके अंदर एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश होते हैं। वो अन्य न्यायाधीश लगभग इसके अंदर 2 बार ऐसा हुआ है, 2 बार ऐसा हुआ है भी कोई वरिष्ठ नागरिक को नया चुन के, मतलब वरिष्ठ न्यायाधीश को नया चुन के अलग को चुना गया है। बाकी आज तक, वो भी एक बार इंदिरा गांधी जी ने किया था, एक बार और थे तो उन्होंने किया था, ये मतलब परंपरा को तोड़ा था, ठीक है। लेकिन वरिष्ठ का मतलब है सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा ही बैठता है, यानी 10 बंदे हैं तो 65 के 2 नज़दीक चला जाता है ना, उसको बैठाया जाता है भी यार तुमके लास्ट दिन रहे हैं, उसको कुछ सुनाने, जो बैठा लगभग वरिष्ठ नागरिक ही, ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला, ज़्यादा सीनियर जो न्यायाधीश होता है ना, उस अन्य न्यायाधीश में से उनको भी क्या बना दिया जाता है, मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है। आज तक ऐसा ही हुआ 2 बार छोड़ के, यहाँ तक 50 जज चुने गए हैं, 50 में से 2 को छोड़ के बाकी लगभग क्या है, वरिष्ठ को ही क्या बनाया गया है, ये मेंबर उसका नाम देते हैं, और इन नाम में से क्या है, उस नाम को राष्ट्रपति क्या करते हैं, मुख्य न्यायाधीश बना देते हैं। तो यहाँ पे आपने ये भी सुना होगा अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो अन्य न्यायाधीश के अंदर क्या है, कोलेजियम पद्धति के अंदर कौन सदस्य हो गए, फिर कौन सदस्य हो गए, मुख्य न्यायाधीश व अन्य। तो अन्य न्यायाधीश
की नियुक्ति करते समय क्या करता है, तो की नियुक्ति करते समय मुख्य न्यायाधीश की भी सलाह लेता है। ये लिखा मिलता है आपको, मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेता है, मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात ना? अब तो हो जाएगा ना। तो नियुक्ति कौन करता है? अब नियुक्ति जो दिलाता है वो शपथ दिला देता है ना, शपथ दिला देता है। तो शपथ की बात करें, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, दोनों को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य और अन्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति। और ये हमारे संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं। इतना कुछ आपसे लिखने की जरूरत नहीं है, वो किताबें भरने का क्या फायदा है ना। शपथ ओथ जो है वो कौन लेता है? किसके समक्ष लेते हैं? राष्ट्रपति के। और शपथ क्या लेते हैं? शपथ में वो क्या कहते हैं भी, हमारी संविधान जो है उसके प्रति हम सच्ची श्रद्धा रखेंगे, ठीक है, भ्रष्टाचार भी नहीं करेंगे, ठीक है, निष्ठा और श्रद्धा, निष्ठा, क्लियर है, निष्ठा, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं भी हम उसके उल्लंघन नहीं होने देंगे, संविधान को बनाए रखने में हमारी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। हम सच्चे दिल से, सच्चे धन से, पूरे कर्मठ होकर पूरा जितना समय हो सकता है उतना बिताने की कोशिश करेंगे, अच्छे से अच्छे, बढ़िया से बढ़िया न्याय देंगे, इस प्रकार की ये शपथ लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई? ये तो शपथ हो गई, नियुक्ति हो गई। वेतन, यही लिख देता हूँ यार, वेतन। वेतन कितना है? थोड़ा सा लेते हैं बेचारे, 2,80,000 की बात करें तो 80,000 लेते हैं एक तो, और एक 2,50,000 का आंकड़ा हाल फिलहाल देखने को मिला है। ठीक है, वेतन की बात करते हैं तो आर्टिकल 124 के बाद 125 के अंदर बात करेंगे। वेतन व भत्तों की बात की गई है, वेतन व भत्तों की बात की गई है। तो 2,80,000 तो लेता है आपका CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। और ये अदर न्यायाधीश, अन्य जज जो है हमारे, अन्य जज है, अन्य न्यायाधीश लेते हैं। ठीक है, तो 2,80,000, 2,80,000 किसकी है? सैलरी है भैया, 2,80,000 सैलरी है आपके मुख्य न्यायाधीश की। और 2,50,000 लेते हैं अन्य न्यायाधीश, यानी एक जज तो है 2,80,000 का और बाकी जज है 2,50,000 के। ठीक है ना। और वेतन व भत्ते की बात करें 125 में लिखा है। और उसके बाद इनको पेंशन में मिलती है भैया, पेंशन, पेंशन, पेंशन यानी 50% वेतन जो उनका पेंशन मिलती है, यानी 1,40,000, यहाँ पर 1,25,000। यानी जब ये रिटायर हो जाएंगे तो उस समय इनको कितनी पेंशन मिलेगी? तो उनका जितना वेतन था लास्ट महीने जितना वेतन था उसका 50% इनको क्या मिलता है? उनको पेंशन मिलती है। ठीक है, पेंशन मिलती है, पेंशन मिलती है, पेंशन मिलती है। क्लियर है? नियुक्ति हो गई, चलो यहाँ से यहाँ लिखते हैं, हटा भी सकते हैं क्या इसको? हाँ जी, हटाएंगे, थोड़ी देर में हटाएंगे, रुको। कार्यकाल की जब हम बात करते हैं तो इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता है, मिनिमम की कोई जिक्र नहीं किया, 65 वर्ष। ठीक है ना, यानी ये मैक्सिमम कितने वर्ष तक कार्य कर सकते हैं? 65 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं। 65 वर्ष पे जब ये बुढ़े हो जाते हैं, 65 वर्ष जब ये बुढ़े हो जाते हैं तो इनको क्या कर दिया जाता है? रिटायर कर दिया जाता है, रिटायर। बाकी और इनकी कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, यानी इनकी उम्र 65 वर्ष हो जाएगी तब इनको क्या कर दिया जाएगा? रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, हो गया बस। कार्यकाल 65 वर्ष, 65 वर्ष, यानी जैसे ही 65 वर्ष खत्म हुआ ये रिटायर हो जाएंगे। वेतन अगर मतलब थोड़ा और पूछ ले तो वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो देश की संचित निधि से दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है? संचित निधि से दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है? संचित निधि से। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनका वेतन कहाँ से आता है? न्यायाधीश का संचित निधि से आता है। अब ये तो बात होगी 65 वर्ष। ठीक है, यानी 65 वर्ष के बाद ये क्या हो जाते हैं? सेवा
क्या बोलते हैं यार, सेवा नियुक्ति, सेवानिवृत्त बोलते हैं ना, ठीक है, रिटायरमेंट। उसके बाद 65 वर्ष के बाद हो गए रिटायर, ठीक है, पहले पहले हटाया भी जा सकता है। तो ये क्या अन्य, एक बात याद रखना, ये अन्य न्याय, किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, रिटायर होने के बाद, क्योंकि फिर दूसरे न्यायालय में वकालत करेंगे। मान लो एक छोटी सी बात, मान लो अब तो सुप्रीम कोर्ट का जज रह के आया है, ठीक है, सामने वाले वकील तो ऐसे ही कर रहा है, कम कम पाएगा। तो ये क्या है, उसको मतलब ये सिस्टम बना गया है भी, जब आप सुप्रीम कोर्ट से जज जब रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद वो किसी भी न्यायालय में जाके एडवोकेट या वकील के रूप में कार्य नहीं कर सकते, उन किसी भी न्यायालय में क्या है, वकील नहीं बन सकते, ठीक है। एक बात और लिख लो यहाँ पे, अब रिटायर जो हो गई, ये सेवा निवृत्त हो गए, ठीक है, रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद 65 वर्ष के बाद, एक तो ये न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, ठीक है ना। दूसरा क्या है दूसरा, दूसरा है ये सेवा ठीक है, नियुक्ति, सेवानिवृत्त या रिटायर्ड जो जज होते हैं उनका क्या दोबारा पर उसको काम के लिए बुलाया जा सकता है? हाँ, बुलाया जा सकता है। एक बात रखो, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उनको दोबारा बुला सकता है। भाई कोई रिटायर हो गया, मान लो रिटायर्ड जज, उसको क्या कर लिया गया, बुलाया जाता है। अभी बहुत ज़्यादा अनुभवी है, कोई का फंस गया मान लो, तो उसको बुलाया जा सकता है, लेकिन उस समय उसको क्या नहीं माना जाता, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं माना जाता। वो उस समय उस न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं माना जाता, ठीक है। वेतन भत्ते वगैरह सब उसको दिए जाते हैं, यहाँ पे वेतन व भत्ते जो दिए जाते हैं उसको भी दिए जाते हैं, लेकिन वो एक, क्योंकि 65 वर्ष के बाद वो किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, तो उसको राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया तो जा सकता है सेवानिवृत्ति के बाद, लेकिन वो जज नहीं माना जाता। वो कार्य कर सकता है, न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकता है, क्योंकि उसका अनुभव है यहाँ पर रहने का, कोर्ट में रहने का, सुप्रीम कोर्ट में उन्हें फैसले भी सुनाए, तो इस तरीके से उसको बुलाया जा सकता है। किसी भी कारणवश ज़रूरत महसूस हो तो राष्ट्रपति उसे बुला सकता है, ठीक है ना। क्लियर हुई बात? ये दो बातें तो क्लियर करनी ही थी। अरे वाह, अरे वाह, समझ में आता है क्या? कमेंट वमेंट कर दिया करो भैया, है ना। क्या जाता है आपका? कमेंट कर दिया करो भैया। थोड़ा सा मैं इंक विंक डाल लेता हूँ भैया, क्योंकि हम डिजिटल स्टूडियो वाले नहीं हैं जिनके पास मैग्नेटिक मार्कर हो। हमारे पास है इंक वाले मार्कर, और आप डिजिटल स्टूडियो वाले को ही पसंद करते हो। आजकल गरीब मास्टरों का कुछ नहीं रहा इस दुनिया में, कोई किसी का नहीं होता है ना। हम आपके क्या लगते हैं? कुछ भी तो नहीं लगते ना। आपको ज्ञान मिलता है अगर आप देख सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है भैया, है ना। आपको लगता है यहाँ से कुछ मिलता है और आप कामयाब हो सकते हो इस वीडियो को देख के, तो आपको देखनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है ना यार क्या फ़ायदा देखने का, तो फिर नहीं देखनी चाहिए। मन मार के कोई काम नहीं करना चाहिए ना। हाँ ना ना ना। पद विमुक्त
विमुक्त कैसे होता है? ठीक है, पद विमुक्त कैसे होता है? देखो, एक इम्पीचमेंट सुना होगा आपने या महाअभियोग सुना होगा। ठीक है, महाभियोग से पहले पद खाली कब हो सकता है? जब कई बार तो ये पद विमुक्त हो सकता है, यानी पद खाली कब हो सकता है? खाली कह दो तो पद खाली, या तो क्या कर दे, कोई त्याग पत्र दे दे तो भी खाली हो सकता है। हाँ जी, और त्याग पत्र किसको दिया जाता है? तो ये भी याद रखना, त्याग पत्र न्यायाधीश हो, अन्य न्यायाधीश हो, चाहे न्यायाधीश हो, मुख्य न्यायाधीश हो, दोनों, ठीक है ना, सीजीआई हो चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं? उसको सौंपते हैं त्याग पत्र। मृत्यु वगैरह हो जाए, ठीक है, या कोई लंबी बीमारी वगैरह हो जाए, इस प्रकार से पद क्या हो सकता है? खाली हो सकता है। ठीक है, एक पद से हटाने की प्रक्रिया भी है महाभियोग। ये तो त्याग पत्र वाग पत्र तो है, नॉर्मल सी बात है, वो तो अपने हिसाब से जा रहा है ना। एक महाभियोग, महाभियोग कब चलाया जाता है? देखो, महाभियोग किसी भी सदन में चलाया जा सकता है। न्यायाधीश किसी भी सदन पर, किसी सदन में, किसी भी सदन में चलाया जा सकता है। किसके खिलाफ? चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे न्यायाधीश हो, दोनों को हटाने की प्रक्रिया एक ही है। भी वो क्या कर सकता है? वो भ्रष्टाचार, किसके कारण उसमें महाभियोग लगाया? ऐसे नहीं लगाया जा सकता जी चाहे जा महाभियोग ठोक दिया, ऐसे नहीं ठोक दिया जाए। जो वो क्या करे, या तो भ्रष्टाचारी में, या कोई संविधान की अवहेलना करे, या मतलब क्या संविधान की अवहेलना करे, संविधान से मतलब परे होके काम करे, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की उसने जो आप क्या ली थी, शपथ ली थी, लेकिन उस पर काम नहीं कर रहा है, या ऐसे मतलब बढ़िया से वो न्याय नहीं कर रहा है, अलग अलग तरीके फैसले, इस प्रकार से किसी भी प्रकार भ्रष्टाचारी का रूप देके, या उसको किसी भी दूसरी ऐसा मतलब क्वेश्चन होना चाहिए जो रियल में क्वेश्चन बनता हो या प्रश्न बनता हो, उस पर उठाया जा सकता है महाभियोग लगाने से। मतलब संविधान, सीधा एक शब्द याद कर लो आप, संविधान की अवहेलना करना, उसके अंदर सब कुछ आ जाता है ना। ठीक है, तो महाभियोग किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। किस में? राज्यसभा में लगाया जा सकता है जी, हाँ लगाया जा सकता है। लोकसभा में, हाँ जी, किसी भी सदन के अंदर रखा जा सकता है। ठीक है ना, लोकसभा या राज्यसभा पे, दोनों में किसी भी सदन में रखा जा सकता है। अगर राज्यसभा में रखना है तो 50 सदस्य से अनुमति लेनी होगी हस्ताक्षर के साथ, ठीक है ना, सहमति जतानी होगी। अगर लोकसभा की बात कर रहे हैं तो कितने सदस्य होंगे? इतने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए उस पर, प्रार्थना पत्र पर। ठीक है, जब वो लगाया जाएगा और ये 2/3 बहुमत से दोनों सदन से पास हो जाता है, यानी एक विशेष बहुमत चाहिए हटाने के लिए, ऐसे नहीं है लल्ली छल्ली थोड़ी है। अच्छा बढ़िया रैंक का बंदा है जो कहाँ बैठा है भैया, सबसे बड़ी पोस्ट है न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, है ना। तो बहुमत 2/3 बहुमत से ये पास हो जाए तो अभी भी नहीं हटाया जा सकता, तब ये अध्यक्ष उसको पास, अध्यक्ष को सौंप देते हैं। ठीक है, फिर एक 5 सदस्य की एक कमेटी गठित होती है, जिसको ठीक है 5 सदस्य की एक समिति गठित होती है, और ये समिति भी उसको जब पास कर दे, समिति भी इसको पास कर दे, तब क्या करता है? न्यायाधीश को त्यागपत्र देना पड़ता है। न्यायाधीश को त्यागपत्र देना पड़ता है। त्यागपत्र, क्लियर हुई बात? बात को समझने के लिए इस प्रकार से समझा जा सकता है। त्यागपत्र तो राष्ट्रपति को देगा, ठीक है, त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश किसको देंगे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना भैया, ठीक है। अब देखो, महाभियोग लगाया मतलब वो संविधान की अवहेलना करने पर किसी भी मतलब न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश पर क्या लगाया जा सकता है? महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग क्या है? न्यायाधीश को एक हटाने की प्रक्रिया है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उनको हटाने की प्रक्रिया भी आपको पता भी है। तो महाभियोग अगर किस पे लगाया जा रहा है? न्यायाधीश पे लगाया जा रहा है। तो न्यायाधीश
पर लगाने से पहले किसी भी सदन यानी लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में उसको शुरू किया जा सकता है। अगर वो राज्यसभा में शुरू करना चाहता है तो 50 सदस्य कम से कम उसको चाहिए कि हस्ताक्षर के साथ। कितने सदस्य चाहिए? 50 सदस्य और 2/3 बहुमत। अगर वो लोकसभा में है तो 100 सदस्य उसको चाहिए हस्ताक्षर के साथ। तब क्या किया जा सकता है? पेश उस पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया शुरुआत किया जा सकता है। इतने हस्ताक्षर देख के अध्यक्ष क्या करेगा? अध्यक्ष को सौंपेंगे ये भी हमें महाभियोग चलाना है, ठीक है। यहाँ पर सभापति को सौंपेंगे, वो आगे डिसीजन लेगा, अध्यक्ष उसको स्वीकार कर लेता है और फिर चलाया जाएगा। फिर इस पे क्या होगी? इस वोटिंग होगी 2/3 बहुमत से। अगर वो पास कर दिया जाता है, विशेष बहुमत होता है 2/3 2/3, ठीक है। तो अध्यक्ष 5 सदस्य जो होते हैं उन्हें एक समिति का गठन किया जाता है। 5 सदस्यों की समिति जो होती है उसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 4 अन्य न्यायाधीश, उसमें भी न्यायाधीश होते हैं। वो इसकी मतलब जांच करते हैं। अगर वो सही में जो प्रश्न उठाया गया उसके ऊपर वो प्रश्न अगर सच में पाया जाता है, अगर उसने ऐसा किया है भी, कहीं ना कहीं ऐसा प्रश्न उठता है भी संविधान की अवहेलना की है, तो वो सदस्य भी इसमें हामी भर देते हैं भी हाँ ये हुआ है, तो वो क्या हो जाता है? पास हो जाता है और न्यायाधीश को त्यागपत्र देना पड़ता है। आज तक कोई भी मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के ऊपर, ठीक है, सीजीआई महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया। क्यों नहीं हटाया गया? ठीक है, क्योंकि उसने ऐसा किया ही नहीं है। क्योंकि पैसे वैसे भ्रष्टाचारी बहुत कम करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी रैंक पर पहुँचते हैं तो उनके पास पैसा तो पता ही होगा आपको कितना होगा, तो ऐसा नहीं करते। दूसरी बात, इसको एक हटाना एक धब्बा भी है। अगर हटा दिया जाए तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हम क्या है नीचा दिखाने की भी एक कितनी बड़ी पोस्ट है जिस पर हमने क्या है एक दाग लगा दिया, ठीक है। तो आज तक चलाया गया है, हाँ चलाया गया है। महाभियोग किस पे चलाया गया है? तो एक बार चलाया गया था, वो थे आपके PN भगवत, ठीक है, इन पे चलाया गया था। महाभियोग चलाया गया था लेकिन हटाया इनको भी नहीं गया था, ठीक है ना। चलाया गया था लेकिन हटाया इनको भी नहीं गया था। चलाया गया था इन पे लेकिन हटाया इनको भी नहीं गया था। ये क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति आप कह सकते हो तदर्थ एडहोक न्यायाधीश, ठीक। आपने देखा भी 1+33 है यानी ये 34 है। 34 क्या करता है? न्यायाधीश की गणपूर्ति करता है। यानी कितने टोटल हैं? गणपूर्ति, ठीक है। अगर कम हो रहे हैं मान लो और कार्य नहीं चल रहा है तो क्या करता है? मुख्य न्यायाधीश जो होता है ना, मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो किससे सिफारिश करता है? तो वो सिफारिश करता है, ठीक है। वो किससे सिफारिश करता है? तो वो सिफारिश करता है राष्ट्रपति से, ठीक है। किससे सिफारिश करता है? तो राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। और राष्ट्रपति फिर क्या करता है? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, ठीक है। और वो तदर्थ न्यायाधीश वो कहाँ से हो सकता है? हाई कोर्ट का हो सकता है, हाई कोर्ट का जज हो सकता है, न्यायाधीश हो सकता है, ठीक है ना, न्यायाधीश हो सकता है। बस इतना याद करना है आपको। भी कई बार क्या होता है भी जज इतने कम हो जाए भी कार्य नहीं चल रहा है तो मुख्य न्यायाधीश क्या करता है? भी गणपूर्ति करने, न्यायाधीशों की गणपूर्ति करने के लिए राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति से क्या करता है? सिफारिश करता है भी हमें क्या चाहिए? कुछ न्यायाधीश और चाहिए जो क्या कर रहे हैं, जो हमें कार्य करने के लिए चाहिए। तो इस प्रकार से वो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का एड होक, ठीक है ना, जो जज बोलते हैं जिसको, मुख्य न्यायाधीश सिफारिश पे क्या करेंगे? राष्ट्रपति तदर्थ न्यायाधीश हाईकोर्ट वगैरह जज के जो होते हैं उनको क्या कर देंगे? मुख्य में अन्य न्यायाधीश पर क्या कर लेंगे? बुला लेंगे काम करने के लिए, ठीक है। क्लियर हुई बात? बस एक होता है कार्यकारी न्यायाधीश। क्या होता है? देखो कार्यकारी न्यायाधीश क्या होता है? जब सीजीआई हो गया, उनने तो बहुत है मान लो, सीजीआई हो सकता है वो जब पद मुक्त हो किसी तरीके से या पद खाली हो तो उस समय क्या करता है?
राष्ट्रपति क्या करते हैं, किसी अन्य न्यायाधीश जो होते हैं ना, अन्य न्यायाधीश में से एक को क्या बना दिया जाता है, कार्यकारी एक्टिंग, ठीक है ना, जज बना दिया जाता है। यानी वो क्या करता है, जब सीजीआई बीमार हो सकता है, ठीक है ना, किसी कारणवश बाहर गया हो, कहीं पे हो, तो उस समय सीजीआई की जगह काम करता है कार्यकारी न्यायाधीश, जो क्या होता है, अन्य न्यायाधीश में से ही एक होता है। अन्य न्यायाधीश में से ही राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है कार्यकारी न्यायाधीश, ठीक। और कार्यकारी न्यायाधीश उस समय सीजीआई के बराबर सब कुछ लेता है, वेतन वत्ते जो काम करता है वो। अब हो गया जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार। कहाँ कहाँ तक क्षेत्र है इसका भैया, क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार जुडिक्शन, वह शक्ति कह दो भैया, पावर क्या क्या है, तो पावर बहुत बढ़िया बढ़िया इनके पास। देखो समझेंगे, बस इतना ही समझना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं समझना है इसमें। जो चीज़ें आपको समझाई जाती है उतना ही समझें आप, कृपा करके। टाइम कितना हो गया रे, ना नो नो चलो छोड़ो, वाह बाप रे बाप। मूल क्षेत्राधिकार, ठीक, लंबी हो गई क्लास लेकिन आप ख़त्म करेंगे। मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल क्षेत्राधिकार, अधिकार, एक तो ये हो गया, बस समझ लेंगे, 5-10 मिनट की बात रही अब तो। अपीलीय क्षेत्राधिकार, एपिलेट क्षेत्राधिकार, बहुत गंदी आदत है यार, वीडियो बहुत लंबी रहती है पता नहीं क्यों। सलाहकारी मौलिक अधिकार का संरक्षक, ठीक है। अभिलेख न्यायालय, पुनर्विचार का, ठीक है। देखो मूल क्षेत्राधिकार क्या है, मूल क्षेत्राधिकार क्या है, मूल क्षेत्राधिकार क्या है, मूल क्षेत्राधिकार इसका मतलब है जैसे कोई भी विवाद है ना, किसके बीच विवाद, लिख के बात करते हैं ना, दो राज्य, मान लो राज्य और राज्य के बीच में विवाद है, ठीक है, और या केंद्र और राज्य के बीच विवाद है, ठीक है। यानी मूल क्षेत्राधिकार का मतलब ये है, आर्टिकल 131 के तहत लिख लो, आर्टिकल 131 के तहत, आर्टिकल 131 के तहत वो मामले, यानी वो मामले जो किसी भी कोर्ट या निचले कोर्ट के अंदर नहीं सुने जा सकते, निचले कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर मतलब, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके अंदर अगर नहीं सुने जा सकते हैं तो वो मामले सीधे के सीधे किस में आते हैं, मूल क्षेत्राधिकार के तहत। कौन सुनता है उनको, सुप्रीम कोर्ट सुनता है। कौन सुनता है, सुप्रीम कोर्ट। यानी सीधा जो सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है वो अधिकार, वो बातें कर रहे हैं यहाँ पे हम क्षेत्राधिकार के, मतलब सीधा जिसके लिए को सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। दो राज्य या दो राज्यों से अधिक राज्यों के अंदर बीच में झगड़ा है, कोई विवाद है, कोई रेकर, ठीक है ना, या कोई मुद्दा ऐसा है जो मतलब दो राज्यों के बीच में चल रहा है, ठीक है, और उसके अंदर विधि, ठीक है ना, एक शब्द याद रखना, विधि, और वो तथ्य शामिल है जो मतलब 131 के
तहत कहे गए हैं वो तथ्य और विधि अगर शामिल है तो वो सुप्रीम कोर्ट में सीधा जाया जा सकता है। केंद्र और राज्य का विवाद है तो भी सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। उन विवाद को सुलझाने का काम कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये कहता है मूल क्षेत्राधिकार आर्टिकल 131। ठीक है। अपीलीय अधिकार आर्टिकल 132 अनुच्छेद 132 के तहत। ठीक है ना। 132 के तहत क्या होता है? आपने कोई भी या किसी ने हाई कोर्ट में केस किया हुआ था, केवल हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला सुना दिया जो आपको लगता है असंवैधानिक है और हमारे साथ अन्याय हुआ है, ठीक है ना, ऐसा मामला जो आपको ये लगता है हमारे साथ अन्याय हुआ है या हाई कोर्ट ने गलत फैसला सुना है या सुप्रीम कोर्ट का इस तरीके का केस था और सेम केस मेरा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया हुआ है लेकिन हाई कोर्ट ने मेरे को ये फैसला सुना है, तो भी आप जाके किसमें आर्टिकल 132 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार, ठीक है ना, आप अपील कर सकते हो उसके अंदर भी। इस प्रकार से हाई कोर्ट के अंदर ये केस था और इसने ये फैसला सुना है। आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने सुना भी होगा ना, मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा, ठीक है ना, तो वो सुप्रीम कोर्ट 132 के तहत जा सकते हो। आपने हाई कोर्ट के उस मामले को लेके उस पर क्या है चुनौती दी जा सकती है। ठीक है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हैं। इसके अंदर आर्टिकल 132 में अगर हम फिर हाई कोर्ट से होके जाना पड़ता है। इसके 32 के अंदर कौन कौन से मामले हो सकते हैं? तो आपके संवैधानिक मामले भी हो सकते हैं। ठीक है। संवैधानिक मामले के तहत आप जा सकते हो। ठीक है। दीवानी मामले हो सकते हैं, सिविल मामले जो है उनके तहत भी आप जा सकते हो। सिविल हो गया आपका, दीवानी हो गया, आपराधिक या आपराधिक मामला हो गया, मामले के तहत भी आप जा सकते हो। ठीक है। संवैधानिक मामले हो गए आपके, दंडित मामले हो गए, आपराधिक इजाजत हो गई, सिविल हो गए। एक और रह गया यार, विशेष इजाजत से, या आपको सुप्रीम कोर्ट, देखो संवैधानिक मामले यानी दंडित मामले ये 133 के तहत है। एक 134 के तहत है, विशेष 136 के तहत। देखो 132, 133, 134, 135, 136। ठीक है। अपील करने के यानी कोई दंड दिया हो आपने, या दीवानी सिविल कोई मामला हो, या कोई आपको दंड दिया हो किसी ने, आप उस दंड को मतलब ऐसे वैधानिक मानते हो भी ये दंड इतना नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, तो आप अपील कर सकते हो जाके। विशेष इजाज़त से भी एक विशेष इजाज़त मिल जाए आपको। ठीक है। अपील करने की, अभी हाई कोर्ट के अलावा आप सुप्रीम कोर्ट में जाने हो तो एक विशेष इजाज़त आपको मिल जाती है, तो भी आप क्या अपीलीय क्षेत्राधिकार आपका 132 के तहत आप एक विशेष इजाज़त के तहत भी क्या है सुप्रीम कोर्ट अपना ये मंगा सकता है या अपील कर सकते हो आप जाके। ठीक है। तो अपीलीय क्षेत्राधिकारी ये। सलाहकारी क्षेत्राधिकार का मतलब है भी सलाहकारी क्षेत्राधिकार का राष्ट्रपति 143 अनुच्छेद 143 मोस्ट इंपोर्टेंट 143 आपको याद करना ही पड़ेगा। सलाह मांग सकता है, किससे मांग सकता है? राष्ट्रपति। 143 के तहत राष्ट्रपति जो है, ठीक है, राष्ट्रपति किससे सलाह मांग सकता है भैया? सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को 143 के सलाह दे सकता है। सलाह देने का मतलब यह है भी इसके अंदर जरूरी नहीं है दोनों चीज़ें, फिर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को सलाह दे या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको सलाह दे, कोई बाध्य नहीं है दोनों में। अगर राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है तो राष्ट्रपति मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। ठीक है। भी राष्ट्रपति ने कोई सलाह मांगी, मैं हाँ भाई मैं राष्ट्रपति को ऐसा लगता है भी इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेनी चाहिए, तो राष्ट्रपति सलाह मांगता है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही वो सलाह दी तो कोई कंपलसरी नहीं है भी वो राष्ट्रपति वो सलाह मानेगा। ठीक है ना, कोई बाध्य नहीं है। ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहता है ना भी सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति कोई सलाह मांगे और सुप्रीम कोर्ट दे ना दे
वो भी उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है? ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे मामले हों या विशेष मामले हो या अंतर्राष्ट्रीय मामले हो जिस पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह अत्यंत आवश्यक है तो देनी पड़ेगी, और सुप्रीम कोर्ट की जो सलाह दी गई है वो मानने अत्यंत आवश्यक है तो राष्ट्रपति मानने के लिए भी बाध्य होगा। ऐसे मामले जो विशेष मामले आते हैं तो उसमें ये बाध्यता भी होती है, ये नहीं है भी नहीं है। कुछ अन्य मामलों में राष्ट्रपति मानने सुप्रीम कोर्ट दे कोई मैटर नहीं करता। तो 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह वलाह के चक्कर में जुड़े होते हैं। ठीक है। मौलिक अधिकार का संरक्षक माना जाता है। आपने आर्टिकल 32 पढ़ा होगा, आर्टिकल 32। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें रिट का जिक्र किया गया है। रिट आपने पीछे जाके पढ़ लेना, हमने मौलिक अधिकार के साथ साथ वो कंप्लीट किया है। तो रिट के अनुसार अगर कोई भी मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधा मौलिक अधिकार का संरक्षक जिसको माना जाता है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, सीधे जा सकते हो, सीधे जा सकते हो ना। तो वो क्या माना जाता है? 32, आर्टिकल 32 रिट। ठीक है ना। तहत अभिलेख न्यायालय, आर्टिकल 129 के तहत एक अभिलेख न्यायालय, यानी इसका मतलब क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखो, अभिलेख न्यायालय का मतलब में कोर्ट, अभिलेख आपने सुना होगा भी फलाना फलाना तारीख को, फलाने फलाने बार को, फलाना फलाना ये दिगड़ा दिगड़ा इतना नंबर केस था, ये तारीख थी, केस नंबर का ये था, ये था, ये था। वो आपको नेट पे पड़ी मिल जाती है। ठीक है। नेट पे भी पड़ी मिल जाती है। भी कोई भी अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है ना तो उसकी एक कॉपी रख लेता है, किसके रूप में? अभिलेख के रूप में। ठीक है ना। रिकॉर्ड के रूप में लिख रहता है। और वो कॉपी कोई भी दोबारा अगर ऐसा केस आता है तो उसको ध्यान में रखा जाता है, पहले उस पर स्टडी की जाती है अभिलेख न्यायालय के तहत। मतलब अभिलेख न्यायालय का मतलब यही है भी रिकॉर्ड, पहले मतलब किसी ने गर्दन काट के किसी की हत्या कर दी, उसको सजा सुना गई उम्र कैद। ठीक है ना। दोबारा भी ऐसा सेम केस आ गया, अभी गर्दन काट के हत्या कर दी गई, उसको सुना दी फांसी। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसलिए नहीं हो सकता का मतलब है उसको ध्यान में रखा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट वगैरह भी ध्यान में रखी देती है भी उसने क्या फैसला सुनाया था, इस पर किस प्रकार का फैसला आया था, इस प्रकार के केस में किस प्रकार का फैसला होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं अभिलेख न्यायालय, यानी रिकॉर्ड में रख लेना अपने को, माने रिकॉर्ड में रख लेना। कोई केस का फैसला सुनाया वो रिकॉर्ड के रूप में रख लेना, उसको अभिलेख न्यायालय बोलते हैं। ठीक है। पुनर्विचार संबंधी है 137, पुनर्विचार संबंधी आर्टिकल 137 की जब हम बात करते हैं। ठीक है। पुनर्विचार का मतलब है भी कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट अपना एक फैसला सुनाती है तो फैसला सुनाने के बाद, ठीक है, वो उस पर पुनर्विचार भी कर सकती है। किसके? 137 के तहत। उसने ये कहा है कि कोई फैसला अगर गलत सुनाया गया या सही सुनाया गया उस पर एक बार दोबारा भी सोचने का अधिकार उनको है। ठीक है ना। आर्टिकल 137 के। और उस फैसले के अंदर बदलाव करने का अधिकार भी उनको है आर्टिकल 137 के अंदर। ठीक है ना। भी वो पुनर्विचार का मतलब क्या? दोबारा विचार किया, विचार में कुछ गलतियां पाई गई या कुछ हो सकता है मतलब गलतियां पाई गई हो तो उसको सही करने का अधिकार या उसको फैसले को बदलने का, उस फैसले में परिवर्तन करने का अधिकार भी है पुनर्विचार, यानी आर्टिकल 137 के तहत। ठीक है। आर्टिकल 137 के तहत। ठीक है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई शिकायत है उसका फैसला कौन करता है? आपको पता ही है। निर्वाचन संबंधी विवाद है वो भी किस में सुने जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुने जाते हैं। यानी वो नियुक्ति के समय, यानी वोट डालते हैं उसके समय कोई दिक्कत हो जाए, वो विवाद हो जाए, ठीक है ना, मतगणना के समय हो जाए, कैसे भी हो जाए, तो उसका विवाद भी कौन सुलझाता है? सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। लोक सेवा अध्यक्ष जो होता है, सिविल सेवाओं के जो अध्यक्ष है, ठीक है, उसका मतलब उसका कार्यभार या उसके देख रेख, उसके ऊपर मतलब क्या करता है? उसका आचरण पे निगाह कौन रखता है? सुप्रीम कोर्ट रखता है। कौन रखता है? सुप्रीम कोर्ट रखता है। अगर वो पाया जाता है किसी भ्रष्टाचारी में पाया जाता है या असंवैधानिक तरीकों से काम करता हुआ पाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को क्या कह सकती है?
राष्ट्रपति को बताया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये इस तरीके से काम नहीं करता, इसको पद से हटाया जाए। और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की बात मानने में राष्ट्रपति बाध्य है। उसको अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया लोक सेवा अध्यक्ष को हटाना है किसी भी तरीके से, क्योंकि वो तो ऐसे तो नहीं हटाया जा सकता ना, वो कहीं पाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को कह दिया भी लोकसभा अध्यक्ष को हटाना है, तो राष्ट्रपति इससे त्याग पत्र मांग लेता है और राष्ट्रपति इसको इस पद से हटा सकते हैं, क्योंकि लोक सेवा अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये थे हमारे राष्ट्रपति कह रहा हूँ क्या, ठीक है। क्लियर है? सारी बातें क्लियर है क्या? तो आप ये बताइए मेरे को, आप तो क्या बताओगे, मेरे को बताना पड़ेगा। पहला हमारा मुख्य न्यायाधीश कौन था? पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? मुख्य न्यायाधीश कौन था हमारा? पहला मुख्य न्यायाधीश हमारा, देखो हमने पीछे जिक्र किया होगा भी 1937 के अंदर क्या बना था हमारा? 1937 फेडरल कोर्ट बना था, ठीक है। और ये फेडरल कोर्ट 1950 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना गया। तो फेडरल कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो था ना 1947 से लगभग 1950 में फेडरल कोर्ट, क्योंकि भारत आज़ाद 1947 में हो गया, अंग्रेज तो चले गए थे। अब फेडरल कोर्ट 1950 तक चल रहा था, 28 जनवरी 1950 तक चल रहा था। तो फेडरल कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश था कौन थे? हरीलाल, ठीक है ना। कौन थे? तो पहले जो फेडरल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे हरीलाल, हीरालाल नहीं है, हरीलाल है, जे कानिया, हीरालाल जे कानिया, ये हमारे पहले CJI थे जो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने, पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और इससे पहले 49वें, ये तो पहले थे, 49वें कौन से थे? तो वो थे हमारे उदय उमेश ललित। कौन थे? श्री उदय उमेश ललित, ठीक है। और इनका कार्यकाल समाप्त होता है 27 अगस्त 2022 में, 65 वर्ष के हो गए बेचारे। और 50 में बनना है 9 क्या नाम लेते हैं, 9 नवंबर को शपथ लेंगे। उनका नाम है DY चंद्रचूड़, ठीक है, चंद्रचूड़। तो 50 में बनेंगे अब आपके 9 अगस्त 2022 को शपथ लेंगे। मैं 9 अगस्त कह रहा हूँ, 9 नवंबर, ठीक है। तो ये है 50 में आपके ये बनेंगे चंद्रचूड़। 27 अगस्त 2022 तक हमारे थे कौन थे? उदय उमेश ललित थे। और पहले हरीलाल कानिया थे, हरीलाल जे कानिया थे, जो फेडरल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, जिनको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनाया गया, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई गई। तो 49 में अब, ठीक है, और आगे बनने वाले हैं ये। तो सबसे वरिष्ठ नागरिक है जो उनको क्या बनाया जाता है? मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। और ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का चक्कर खत्म होता है। सुप्रीम कोर्ट की सारी बातें हमने कंप्लीट की। आगे हमने हाई कोर्ट पढ़ना है, हाई कोर्ट, और उसके बाद जिला न्यायालय, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से हम क्लियर करेंगे, चाहे क्लास अपनी आधे घंटे की हो, चाहे 50 मिनट की हो, 60 मिनट की हो, जितना टॉपिक होता है उसको कंप्लीट करवा के ही सांस लेंगे। ये नहीं है भागों में बांट दिया तो ज़्यादा लंबी, अगर घंटे से ज़्यादा लंबी हो जाती है तो उसको फिर तोड़ा जाता है, ठीक है ना। घंटे 15-20 मिनट अपना को लफड़ा नहीं रहता पढ़ाने में, बस हम पढ़ा देते हैं, आपको बासी आते हैं तो हम क्या करें भैया, हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे और आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए इसी तरीके से।